चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। प्रभाकर नाम का एक लड़का लोहारों को काम करते हुए देख रहा है। वो हैरान है कि कैसे आग और हथौड़े की मदद से ये कठोर लोहा औजारों में बदल रहा है। उसे ये नहीं पता, पर असल में वो एक क्रांति की शुरुआत देख रहा है। एक ऐसी क्रांति जो इस पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो आज की ये कहानी सिर्फ गांव और शहरों के बसने की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक धातु ने, एक मेटल ने समाज की पूरी नींव ही बदल दी, जिससे ऐसी समृद्धि आई और इतने बड़े बड़े शहर बने जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरे बड़े बदलाव के केंद्र में बस एक ही एलिमेंट था, लोहा। इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, पर यह बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। लोहे का इस्तेमाल करीब 3000 साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन असली गेम चेंजर था आज से लगभग 2500 साल पहले का दौर। यही वो समय था जब लोहे के औजारों का इस्तेमाल तेजी से फैला और इसने सच में समाज को एक नया आकार देना शुरू कर दिया। इन दो मामूली से दिखने वाले औजारों की ताकत को ना कम बिल्कुल मत समझिएगा। मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना आसान बना दिया, जिससे खेती के लिए नई जमीनें मिली। और लोहे की फाल वाले हलों ने गहरी जुताई को मुमकिन बनाया, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। इसने सीधे सीधे एग्रीकल्चर में क्रांति ला दी। और बस यहीं से शुरू हुआ खेती में एक जबरदस्त उछाल। नई तकनीक ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब जब इतनी फसल होने लगी तो किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इस नई दौलत पर किसी और की भी नजर पड़ी। वो थे उस वक्त के शक्तिशाली शासक। राजाओं को इस एक्स्ट्रा उपज में अपने बड़े बड़े राज्यों को चलाने का एक मौका दिखा और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। और इसने ना एक बड़ा दिलचस्प साइकिल शुरू कर दिया। राजाओं को अपनी सेनाओं और किलों के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने किसानों पर टैक्स लगाया। अब उन टैक्स को चुकाने के लिए किसानों को और भी ज्यादा फसल उगानी पड़ती थी। इसी दबाव ने नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। सिंचाई के नए तरीके जैसे नहरें, कुएं और तालाब बनाए गए। तो एक तरह से राज्य की जरूरतों ने ही कृषि में तकनीकी तरक्की को और आगे बढ़ाया। तो ये तो हुई बात कि गांव कैसे अमीर हो रहे थे, पर सवाल ये है कि इन गांव में रहता कौन था। चलिए अब इन गांव के सोशल स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि इन गांवों में कौन कौन लोग थे। दक्षिण के तमिल इलाकों में सबसे ऊपर थे वेललार यानी बड़े जमींदार। फिर आते थे उझुवर यानी साधारण हल चलाने वाले। और सबसे नीचे थे कडेसियार यानी भूमिहीन मजदूर। उत्तर में भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही था, जिसमें ग्राम भोजक यानी गांव का मुखिया, गृहपति यानी इंडिपेंडेंट किसान और दास कर्मकार यानी भूमिहीन मजदूर होते थे। नाम भले ही अलग थे, लेकिन जमीन के मालिकाना हक पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कमाल के रूप से एक जैसी थी। हाँ, पर गांव का मतलब सिर्फ किसान नहीं थे। यहाँ लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुशल कारीगर भी रहते थे। हर कोई कम्युनिटी का एक जरूरी हिस्सा था जो अपनी अपनी स्किल से गांव की अर्थव्यवस्था को चलाता था। खेती से जो ये एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ ना, उसने एक और कमाल की चीज को जन्म दिया। वो थे हलचल से भरे शहर। चलिए अब गांवों से निकलकर इन नए और एनर्जी से भरपूर अर्बन सेंटर्स की दुनिया में चलते हैं। इन शहरों में मौकों की कोई कमी नहीं थी और इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है हमें जातक कथाओं में। ऐसी ही एक कहानी है एक गरीब नौजवान की, जिसके पास अपनी किस्मत बनाने के लिए एक मरे हुए चूहे के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसके पास एक चीज थी, वो थी कमाल की समझदारी। उसने उस मरे हुए चूहे को एक सिक्के में एक होटल वाले को बेच दिया। फिर उस छोटे से मुनाफे का इस्तेमाल उसने और भी स्मार्ट डील्स करने में किया, जैसे एक कुम्हार के लिए तूफान में गिरी लकड़ियां इकट्ठी की और 500 घास काटने वालों को पानी पिलाकर उनका भरोसा जीता। हर कदम छोटा था, लेकिन सोचा समझा हुआ। और फिर आया उसका मास्टर स्ट्रोक। उसे कहीं से खबर मिली कि एक घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। उसने फौरन उन सभी घास काटने वालों से उनकी सारी घास खरीद ली और मार्केट को एक तरह से कॉर्नर कर लिया। जब व्यापारी को कहीं और घास नहीं मिली तो उसे मजबूरन उस नौजवान से 1000 सिक्कों में घास खरीदनी पड़ी। सोचिए, उस दौर में सप्लाई और डिमांड की कितनी शानदार समझ थी।
और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं थीं। जैसा कि आप सांची की इस कमाल की मूर्तिकला में देख सकते हैं, इन कहानियों को पत्थर में तराशा गया था, स्तूपों और पब्लिक बिल्डिंग्स पर, ताकि हर कोई उन्हें देख सके। ये समाज का हिस्सा थी जो लोगों को प्रेरणा और सीख देती थी। पुरातत्वविदों को भी इन शहरों में बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जीने के सबूत मिले हैं। खुदाई में वलय कूप या रिंग वेल्स मिले हैं, जो मिट्टी के छल्लों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते थे। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल शायद नालियों या टॉयलेट्स के रूप में होता था, जो एक वेल प्लान शहरी व्यवस्था की ओर इशारा करता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन सिस्टम्स को समझते हैं जो इन हलचल भरे शहरों को पावर दे रहे थे, यानी ट्रेड, करेंसी और पावरफुल ट्रेड यूनियन। जब इतना व्यापार होने लगा तो लेन देन के लिए एक स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत तो पड़नी ही थी, और यहीं से सिक्कों का चलन शुरू हुआ। सबसे शुरुआती सिक्के थे आहत सिक्के। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि मेटल के टुकड़ों पर अलग अलग चिन्हों से ठप्पा यानी पंच मारा जाता था। और ये दुनिया उस समय कितनी कनेक्टेड थी, इसका अंदाजा आप भरूच के बंदरगाह से होने वाले ट्रेड को देखकर लगा सकते हैं। बाहर से वाइन, कॉपर, टिन और सोने के सिक्के आते थे। यहाँ तक कि राजा के लिए स्पेशल इंपोर्ट्स भी आते थे, जैसे कीमती कपड़े और यहाँ तक कि गाने वाले लड़के। बदले में यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, रेशम और इत्र जैसी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। ये प्राचीन काल का ग्लोबलाइजेशन था एक तरह से। अब इतने बड़े लेवल पर ट्रेड और प्रोडक्शन को संभालने के लिए शिल्पकारों और व्यापारियों ने मिलकर अपने ग्रुप्स या गिल्ड बनाए, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां नए कारीगरों को ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीदती थीं, तैयार माल बाजार में बेचती थीं, और तो और बैंक के तौर पर भी काम करती थी, जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते थे। और ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम इन प्राचीन श्रेणियों को देखते हैं जो ट्रेनिंग, ट्रेड मैनेजमेंट और यहाँ तक कि बैंकिंग सेवाएं भी दे रही थीं, तो सोचना पड़ता है, हजारों सालों में हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन क्या व्यापार और फाइनेंस की जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो सच में उतने बदले हैं? ये सोचने वाली बात है।